सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोगों को जो थ्योरम की शीट है वो चैट सेक्शन में मैंने भेज दी है। चैट सेक्शन में आप सभी को थ्योरम शीट जो थी, जो थ्योरम वाली शीट है वो भेज दी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दी है, दोनों जगह भेज दी गई है, देख लेना। दोनों जगह पे ही भेज दी है। ये आपकी आ गई है। हाँ, टेलीग्राम पे भी भेज दी है, व्हाट्सएप पे भी भेज दी है, और जो ऐप है उसके चैट सेक्शन में भी भेज दी है। अगर आप लोगों को नहीं मिली हो चैट सेक्शन में तो पक्का ही मिल जाएगी। ग्रुप में व्हाट्सएप पे मिली हो या टेलीग्राम पे भी है, लेकिन आपके ऐप में भी मैंने भेज दी है। ये शीट थी जिससे मैंने कहा था कि सारी थ्योरम आपको, सारी की सारी, वैसे तो जो जो थ्योरी शीट है ग्रुप वाली उसमें भी सारी थ्योरम है, लेकिन इसमें खाली पर्टिकुलर सिर्फ थ्योरम है, उसमें परिभाषाएं नहीं है इसके अंदर, सिर्फ थ्योरम है, ताकि आप एक जगह पे सारी थ्योरम आपको मिल जाए रिवीजन करने के लिए। यहाँ पे सारी थ्योरम आ गई। टोटल ये जो है थ्योरम 54 थ्योरम है। तो ये सारी थ्योरम इसके अंदर आ गई। इसको पढ़िए, बार बार देखिए, याद करिए इनको, और अपने जहन में रखिए। इसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेना। लिख सको तो लिख लो, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको रख लीजिएगा अपने पास में, ताकि आपको सारी थ्योरम मिल जाएंगी, फिर बार बार किताबों में ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलो सवालों पे आते हैं। हमने लास्ट 91 पूरा किया था सुबह वाली क्लास में। आगे बढ़ते हैं 92 पे। सममित समूह S4 की कोटि कितनी होती है? S4 की कोटि कितनी होती है? हाँ, जो भी ठीक लगे आपको, जो भी आपको ठीक लगे, आपको लिख के याद होता हो तो लिखिए, प्रिंट आउट निकालना चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, है ना। तो S4 है, S4 मतलब 4 संकेतों वाला, 4 संकेतों वाला, तो ऑर्डर ऑफ S4 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 यानी 24। तो इसमें अवयव होंगे 24। अगला सवाल 93। अल्फा और बीटा दिए गए हैं, अल्फा बीटा बताने। एक क्रमचय अल्फा दिया गया है, एक क्रमचय बीटा दिया गया है, अल्फा बीटा जो है वो बताना है। जैसा कि एक चीज मैं आपको बता चुका, वैसे एक दो लेक्चर पहले मैंने बताई थी आप लोगों को कि यूट्यूब पे भी एक क्लास स्टार्ट होगी, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनके लिए क्लास स्टार्ट होगी। यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट होगी, और ताकि हमारी कोई भी क्लास उसके साथ टकराए नहीं, उसके लिए टाइम थोड़ा सा सेट करना बाकी है। और उस जो क्लास होगी, जो यूट्यूब वाली क्लास होगी, उस क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, प्योरली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जैसे सेट्स है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, इसी क्रम में यूट्यूब पे क्लास होगी, और उस क्लास में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बता चुका, जो भी हाल फिलहाल में अभी हुए हैं, हाल फिलहाल में जो भी हुए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो EMRS हो, चाहे DSSB हो,
और चाहे कोई भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हो या होने वाला है या हो चुका है, जिसका भी पेपर अवेलेबल हो जाएगा, उस सालों के पेपरों को 2 या 3 लेक्चर में, एक एक टॉपिक को 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो कि आप लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, साथ में आप ये भी देख सकें कि कैसा आता है पेपर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी हाल फिलहाल में कैसा आया है इस टॉपिक को लेके, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। कोशिश अभी टाइम को लेके थोड़ा सा झंझट है, टाइम को लेके थोड़ा सा परेशानी है कि यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ तक का तो पता है, लेकिन यूट्यूब का कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। पहले यूट्यूब पे क्लास लेते थे तब तो था, अब बहुत लंबे टाइम से मैंने यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं ली है, तो उसका टाइमिंग का थोड़ा मुझे पता नहीं है। तो अभी वो डिसाइड करने में ही लग रहे थे कि क्या टाइम सही रहेगा, आप लोगों की जो क्लासेस है वो डिस्टर्ब भी ना हो, वो प्रॉपर हो, और ऑब्वियसली बात है आप लोग वहाँ पे भी क्लास लोगे, तो 2 क्लासेस होंगी, तो टोटल 3 क्लासेस आपकी होंगी, तो उसको थोड़ा सा सेट कर दें टाइम को, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। हाँ, ऐप पे 2 ही रखेंगे अभी। वहाँ यूट्यूब वाला समझ में नहीं आ रहा कि क्या रखें, क्योंकि एक तो ये लगता है कि रात वाली क्लास को लेके मैं ज़्यादा समझ में कम आती है मुझे। रात वाले में ऐसा लगता है कि ठीक है, रात वाले में लोग परेशान से हो जाते हैं, क्या पता, ऐसा लगता है कि जो रात वाली क्लासेस होती है उसमें जो पढ़ाने वाला होता है थोड़ा, तो वो भी परेशान होता है, एग्जॉस्टेड वो भी होता है, प्लस जो पढ़ने वाला होता है वो भी परेशान सही होता है, प्लस डेटा वैसे भी कम हो जाता है, डेटा की कमी रहती है, वो कहता है सब डेटा खत्म होने वाला है, अब डेटा खत्म होने वाला है, वो सब चलता रहता है। हाँ, वीडियो भी जैसे वगैरह वीडियो भी रुक रुक के आता है, तो शाम वाले में मुझे रात वाला थोड़ा ऐसा गलत लगा कि रात वाला सही नहीं है। सुबह वाला हमारा ऑलरेडी हमारी एक क्लास रहती है, तो वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप लोग सजेस्ट करके बताइएगा कौन सा टाइम सही है यूट्यूब। और फिर क्लासेस हो तो वहां पे भी जैसे यहाँ रेगुलर है, वहां पे भी फिर हम लगातार यूं ही चलते रहें, फिर बार बार डिस्टर्ब ना करना पड़े। एक पर एक, 2 पर 4, 4 पे 2, 3 पर 3, 3 पर 1, 2 पर 3, कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 पर 4, 4 पर 1, 1 पर 1, 2 पर 3, 3 पर 3, 2 पर 3, 3 पर 1, 1 पर 2, 3 पर 2, और 4 पर 2, 2 पर 4, यानी 4 पे 4। अब ठीक है, कौन सा है? 1 3 4 2, 1 3 2 4, ये वाला। हाँ, वही है। एक मेन है कि जो भी टाइम हो, फिर वो टाइम बार बार चेंज ना करना पड़े, एक टाइम हो फिक्स चलता रहे, क्योंकि कहीं भी जाएं, कुछ भी यहाँ करें वहां करें, जैसे यहाँ पे अब रेगुलर है, तो वो रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे भी आप जाते हो, किसी का भला करना चाहते हो, अच्छी चीज करवाना चाहते हो, तो फिर वो रेगुलरिटी तो हर जगह ही अच्छी लगती है ना, यहाँ पे भी अच्छी लगती है, वहां पे भी अच्छी लगती है। नहीं, वहां मैं चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो करवाए जाए, पुराने साल के जो क्वेश्चन है ना वो करवाए जाए। FG, 1 पर 1, 1 पर 2, वापस आ जाएगा। FG निकलवाना है ना, FG निकलवाना है। 1 पर 1, 1 पर 2, 2 पर 3, 3 पर 1, 2 पर 1, 3 पर 4, 4 पर 5, 3 पर 5, 4 पर 5, 5 पर 4, 4 पर 4,
5 पे 3। अब ये क्या आ गया? क्या ये एफ इनवर्स के बराबर है? 2 पर 1, 3 पर 2 नहीं, एफ इनवर्स तो नहीं है, कट। हाँ, तो ये कौन सा है ये चेक करना पड़ेगा। एफ जी इनवर्स है क्या? चलो निकाल लेते हैं, एफ जी इनवर्स तो निकल जाएगा। एफ जी इनवर्स हो गया 2 पर 1, 1 पर 2, 5 पर 3, 4 पर 4, 3 पर 5। और क्रम से करें, 1 पर 2, 2 पर 1, 3 पर 4 पर 4, 5 पर 3। बिल्कुल, यही आ गया, सी आंसर हो गया, एफ जी इनवर्स। एकांतर समूह ए एन की कोटि होती है। एकांतर समूह ए एन की कोटि होती है। ये शब्द ये गलत कर दिया, ये वाला है ना, ऑप्शन ये होगा, लेकिन ये गलत ऑप्शन है थोड़ा। ये है फैक्टोरियल एन बटा 2, 2 को भी फैक्टोरियल में डाल दिया। ये है फैक्टोरियल एन बटा 2, करेक्शन है, फैक्टोरियल एन बटा 2। अगला, एफ ओ जी किसके बराबर होगा? एफ ओ जी किसके बराबर होगा? एफ ओ जी, एक से 4, 4 से 1। एक से 1, 2 से 3, 3 से 2, 4 से 4। और चक्कर बनाएंगे तो एक तो बनेगा 1 से 1 का, एक बनेगा 2 से 3 का, 3 से 2 का, 4 से 4 का। एक लंबाई वाले चक्कर हम लिखते नहीं है, एक लंबाई वाला चक्कर लिखते नहीं है, तो 2 3 हो जाएगा। आंसर आ गया ए। S3 के पर सामान्य उपसमूहों की संख्या, S3 के। अभी मैं कुछ दिन से उत्कर्ष वाली जो क्लासेस है वो देख रहा था, तो उसके कई, उत्कर्ष वाला जो चैनल है वो देख रहा था, तो उसमें बहुत सारी क्लास जो है वो जो गौरव सर है, गौरव सर ही है ना, गौरव सर ही नाम है ना उनका, वो जो जीके पढ़ाते हैं, है ना,
गौरव सर ही नाम है ना। तो उनका वो देख रहा था, तो उनके जो थंबनेल होते हैं वो, हाँ थंबनेल देख रहा, ठीक है। और थंबनेल जो है उसमें फूल पत्ती वाली क्लास, 7 फेरों वाली क्लास, गायत्री मंत्र वाली क्लास, है ना, गायत्री मंत्र वाली क्लास और फूल पत्ती वाली क्लास, है ना। और फूल, हाँ फूल पत्ती वाली फूल पत्ती वाली क्लास। और ऐसा उसका, हाँ उसके थंबनेल होते हैं, लल्लन, हाँ लल्लन टॉप, ताराचंद से, हाँ लल्लन टॉप क्लास। और एक वो मैं वीडियो भी देख रहा था बीच में, तो मुझे वो बस बाकी सब तो समझ में आ गया। वो एक बीच में बोलते हैं रसगुल्ला, हाँ मतलब ये रसगुल्ला है कौन, ये स्टूडेंट के लिए यूज हो रहा है या फिर क्लास के लिए यूज हो रहा है? रसगुल्ला वर्ड जो है वो क्लास के लिए यूज हो रहा है या फिर मतलब स्टूडेंट के लिए यूज कर रहा है? जीके का तांडव, हाँ। नहीं, ये रसगुल्ला किसका है? किसी का प्रतीक चिन्ह है क्या मतलब? अच्छा, स्टूडेंट के लिए, ठीक है ठीक है, मतलब स्टूडेंट को रसगुल्ला कह रहे हैं, ठीक है। A3 जो है, तो ये आपका पर सामान्य उपसमूह होता है A3, और ऑर्डर ऑफ A3 होता है हमारा 1/2 फैक्टोरियल 3। नहीं बाकी देखो मेहनत करते हैं वो, काफी कंटेंट ढूंढ के लाते हैं, पूरा दिन भर शायद कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। पूरा दिन कंटेंट ढूंढ के लाना, फिर उसको स्लाइड पे डालना, फिर स्लाइड पे बना के रखना, तो मेहनत तो काफी करते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जो मेहनत करता है वो तो साफ दिखता ही है। लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन अभी भी वो है, इतना जीके क्यों? इतना जीके क्यों? नहीं मैं उस मेरे वो अभी तक नहीं समझ में आ रहा, इतना जीके क्यों? इतना जीके किस काम का? ये जो इतना वो पढ़ाते हैं, इतना सारा जीके जो पढ़ाते हैं, इतना जीके बस एक नौकरी लगने के लिए, जो लग गया वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि चलो वो उसका पढ़ रहा था वो निकल गया। जो नहीं लगा उसका क्या होगा? इतना फालतू का जीके, हर चीज है उसके अंदर, हर चीज। उसमें नंबर ऑफ ग्रुप पूछा था, नहीं एक ही आएगा, एक ही बनेगा। A3 एक ही बनता है, A3 जो होता है वो एक ही बनता है उसमें। प्रत्येक समूह तुल्यकारी होता है, एक समूह तुल्यकारी होता है किसके? हर समूह, ऐसा नहीं कोई एक, प्रत्येक समूह तुल्यकारी होता है। कौन सी पर में है ये? पता नहीं कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये गलत है। जैसे मध्य प्रदेश में होता है 10 क्वेश्चन जीके के आ गए, 10 इंग्लिश के आ गए, 10 हिंदी के आ गए। मान लो इंग्लिश है, आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो इंग्लिश तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगी, हिंदी आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगी, इंग्लिश काम आएगी, हिंदी काम आएगी। लेकिन ये जो जीके है जो अभी चल रहा है, ये तो कोई अर्थहीन हो गया ना। आप कुछ भी पूछ रहे हो, कुछ भी चल रहा है, वो समझ में कम आ रहा है। पैटर्न चेंज होना चाहिए, पैटर्न सही में चेंज होना चाहिए। रीजनिंग कराओ, बच्चे का दिमाग तेज हो, कल नौकरी ना भी लगे तो भी दिमाग तेज होगा, तो फायदा होना ही होना है ना। दिमाग तेज होगा तो कहीं ना कहीं काम आएगा आएगा। यह क्या लेपर में, इसी पर मैंने तो सारे ग्रुप और क्रमचय ग्रुप को मिक्स कर दिया था कि क्रमचय ग्रुप ही सब कुछ है। हर ग्रुप तुल्यकारी होता है क्रमचय समूह के, बस क्रमचय पढ़ लो, सारे ग्रुप कवर हो जाएंगे। अगला 99 शतक पे आने वाले समस्त पूर्णांकों में, ये आपका जेड से जेड में एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x। अब आपको बताना है कि एफ क्या है। पहले तो समाकारिता है क्या? हाँ हो ना, अब एनवीएस केवीएस में पेपर होता है ना, जी क्या आता है ना, वहां पे भी आता है, करंट आता है, थोड़ा सा आ गया बात खत्म, बाकी और चीजें आती है। केवीएस को देख लो, एनवीएस को देख लो, सब जगह देख लो यार, ये इतना तो कहाँ आता होगा? ये सिर्फ राजस्थान में आता है, सिर्फ राजस्थान में आता है। दिल्ली में देख लो, इतना तो दिल्ली में भी नहीं आता, मध्य प्रदेश में भी नहीं आता, केवीएस एनवीएस में भी नहीं आया। अभी एमआरएस का आपने पेपर दिया है, एमआरएस में भी नहीं आया।
ये इतना सारा भर भर के जो है ना, ये ट्रक के ट्रक खाली कर रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ राजस्थान में हो रहा है, सिर्फ राजस्थान में ऐसा हो रहा है। आरएस में तो भर भर के खाली जीके, आरएस में तो सब्जेक्ट ही हटा दिए, आरएस में तो सब कुछ हटा दिए, खाली राजस्थान पढ़ो। पूरा आरएस का पेपर एकमात्र शायद स्टेट होगा पूरे भारत में जिस स्टेट में केवल उसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्जाम है उसमें कुछ नहीं चेक किया जा रहा सिवाय जीके के, खाली जीके और कुछ नहीं छोड़ा। तो अदर स्टेट वाले कितने हैं, अदर स्टेट वाले कितने हैं? सपोज करो आप 10% कोटा आपने दे दिया अदर स्टेट वालों को, तो 10% ही तो लगेंगे ना अदर स्टेट के, 10% ही तो लगेंगे, या 5% का कोटा दे दो, बात खत्म। इतना जीके का पढ़ाने के लिए ये बेवकूफ बनाना, ये बेवकूफाना तर्क देना कि भाई हम अदर स्टेट वालों को नहीं आने देना चाहते इसलिए जीके पढ़ा रहे हैं, तो 5% ही आएंगे ना अदर स्टेट के, अगर आते भी हैं तो 5% आएंगे। और दूसरा याद रखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी राजस्थान बहुत आगे, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कंपटीशन के एज के अंदर राजस्थान वैसे ही ऑलरेडी बहुत अच्छा आगे है, वो अपनी सीटें किसी को और देगा भी नहीं, राजस्थान अपनी सीटें किसी और को देगा भी नहीं, ये बात कंफर्म है। राजस्थान किसी की सीटें लेगा ये अलग बात है, राजस्थान किसी स्टेट की सीटें ले रहा है ये बात कंफर्म है, लेकिन राजस्थान की कोई सीटें ले पाएगा इतनी आसानी से? जवाब है नहीं। तो ये तर्क देना तो बिल्कुल बेतुका है कि राजस्थान में आके कोई सीटें ले जाएगा, राजस्थान वाले किसी स्टेट में सीटें ले जाएंगे ये कह सकते हैं। तो इसकी स्थिति बताओ क्या है, ये संक्रिया जोड़ की है भाई, संक्रिया जोड़ की है। तो अगर यदि यह समाकारी है तो समाकारिता की क्या शर्त होती है? समाकारी की शर्त होती है एफ एक्स संक्रिया वाई बराबर एफ एक्स ओ एफ वाई, यही होती है, यही होती है। यहां पे आपके दोनों तरफ ही एक ही संक्रिया है, इवन दोनों तरफ समुच्चय भी सेम है, जेड प्लस इधर है और जेड प्लस ही इधर है, जेड प्लस जेड प्लस। तो प्लस है इसका मतलब यहां पे भी एफ एक्स प्लस एफ वाई, यहां पे भी एफ एक्स प्लस एफ वाई, पहले वाले ग्रुप में भी प्लस है दूसरे वाले ग्रुप में भी प्लस है। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई है या नहीं है, चेक करो हाँ या ना। जवाब है हाँ। क्यों? फलन है एफ एक्स बराबर 2x, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई, एफ एक्स आ जाएगा 2x, एफ वाई आ जाएगा 2y, तो ये वही चीज है, सेम है, 2x प्लस वाई बराबर है 2x प्लस 2y, यानी समाकारिता है, समाकारिता है, यस बिल्कुल है। ठीक है, तो समाकारिता तो हो गई। अब एक एक की, तो जवाब है या नहीं, एक एक की है या नहीं है? एक से एक, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, बिल्कुल एक एक ही है, एक एक ही है, एक पर एक ही आएगा, ट्राई कर लो, बिल्कुल एक पर एक आएगा, जगह चाहिए बस, एक पर एक आ जाएगा। ये देखो, जीरो पे जीरो पे जीरो आ जाएगा, वन पे टू आ जाएगा, टू पे फोर आ जाएगा, हर किसी पे अलग अलग आएगा, -1 पे -2 आ जाएगा, सब पे अलग अलग आएगा, सब पे अलग अलग आएगा, मतलब एक एक ही है, परंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? आच्छादक में आपको पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, आपको 5 चाहिए, कैसे निकालोगे? 5 चाहिए, 5 कैसे निकालोगे? इधर जो 5 है वो चाहिए, बताओ क्या रखें कि 5 आ जाए? जवाब है 5/2 रखो तब 5 आएंगे, 5/2 तो यहाँ होता ही नहीं है, अगर 5 निकालना है तो 5/2 रखना होगा, 5/2 तो यहाँ है ही नहीं,
तो जवाब है आच्छादक नहीं है। एक एक की है, समाकारी है, परंतु आच्छादक नहीं है। एक एक की है, समाकारी है, परंतु आच्छादक नहीं है, क्योंकि इधर वाले सब एक से एक जुड़ रहे हैं, लेकिन उधर वाले भाई साहब नहीं जुड़ रहे, तो आच्छादक नहीं हुआ, है ना। क्लियर है? आ गया समझ में? ये आ गया समझ में? क्या कहते हो? सही है? ठीक है। करे तो क्या करे, कितना प्रेशर बढ़ता है बच्चों के ऊपर, कितना ये आता है, और जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल है। ये कोई भी नहीं समझा पाएगा कि इतना जीके देने का क्या अर्थ है। और जीके की आज हालत ये है 2024 में, शायद मेरे ख्याल से 2025 या 26 में जीके की इतनी दुर्गति कर देंगे ये लोग। जीके याद करो, आज से 2010-12 तक जो जीके चलता था, रात 2024 का जीके देखो, दुर्गति हुई नहीं हुई है। और 2024 के बाद में जब जीके देखेंगे, 2025 या 2026 का जीके देखोगे तो शर्मनाक हो चुका होगा, क्योंकि तब तक आप इतनी तह में जा चुके होंगे जीके की कि उसकी मतलब बुरी से बुरी हालत कर देंगे। हाँ, आच्छादक नहीं है वो। ये क्या है? ये भाई साहब, एक गणित के टीचर का जीके चेक, क्या इसका क्या अर्थ हुआ? एक गणित के टीचर का जीके चेक, क्या लेन देन है उसका? उसका जीके से क्या संबंध है? इतना ठीक है, जितना संबंध है उतना पढ़ा दो, जितना जीके का संबंध है उतना पढ़ा दो, 20 नंबर पढ़ा दो, 30 नंबर पढ़ा दो, 50 नंबर पढ़ा दो। 300 में से 200 नंबर का आप जीके ले रहे हो, ये क्या सेंस है इस बात का? एक पेपर सिंगल पेपर बना दो, सिंगल पेपर बना के उसमें 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन डाल दो, बात खत्म। और मेरे ख्याल से बच्चा मैथ से ज्यादा अब जीके से डर रहा है, क्योंकि उसे वो रट्टा मारना है, उसे वो भर भर के रट्टा मारना है। तुल्यकारिता, तुल्यकारिता देखते हैं है या नहीं है। देखो पहले तो समझ लो, आर के साथ योग संक्रिय है, और आर प्लस के साथ आर प्लस के साथ गुणन है, परफेक्ट है, ठीक है। आपका जो पहला समुच्चय है उसमें संक्रिया प्लस की है, पहले ग्रुप में प्लस की है, और दूसरे ग्रुप में गुणा की है, और समुच्चय का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारी जो समाकारिता की शर्त हो जाएगी वो ये हो जाएगी, एफ, यही तो होती है ए स्टार बी बराबर एफ ए ओ एफ बी, एफ ए ओ एफ बी होती है, जिसमें हमारा पहली संक्रिया हमारी प्लस है, तो ये ए प्लस बी हो गया, दूसरी संक्रिया हमारी गुणा है, तो ये एफ ए गुणा एफ बी हो गया, एफ ए गुणा एफ बी हो गया। चेक करके देखते हैं। हाँ, साइकोलॉजी बढ़ा दो, बिल्कुल परफेक्ट, हाँ साइकोलॉजी ठीक है, साइकोलॉजी ठीक है, बच्चा कम से कम पढ़ाए तो स्टूडेंट की साइकोलॉजी तो समझ सके कि बच्चा कैसे पढ़ना चाहता है, एटलीस्ट ये बेटर है। ये ई ए गुणा ई बी, तो है भाई, ये हो गया आपका समाकारी है। दूसरा है क्या ये के की है,
क्या ये एक एक ही है? जवाब तो कहता है हाँ है। जवाब तो कहता है कि बिल्कुल है, क्योंकि ये आपका r है और ये आपका r प्लस है। और e की पावर x की खास बात ही होती है, एक एक की कैसे चेक करते हैं, अभी वैसे फलन पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा, जिन लोगों को एक एक की चेक करना आता हो। एक एक की ऐसे चेक करते हैं कि दो बिंदुओं पे फलन का मान बराबर लेके चलते हैं। माना दो बिंदुओं पे फलन का मान बराबर है। अगर दो बिंदुओं पे फलन का मान बराबर है तो हमें प्रूफ करना होता है कि x1 बराबर x2 है। अगर ये निकल के आ गया, अगर फलन का मान सेम लेके चलें, फलन का मान सेम लेके चलें, दो x1 x2 पॉइंट है, उन पर फलन का मान सेम लेके चलें और पॉइंट सेम आ जाए, मतलब एक एक ही है। तो ट्राई करके देखते हैं आता है क्या। x1 तो ये आ गया e की पावर x1, ये आ गया e की पावर x2। घात की तुलना करने पर x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब एक एक ही है, एक एक ही है। आच्छादक कैसे चेक करते हैं? आच्छादक ऐसे चेक करते हैं कि फलन को y के बराबर मानते हैं और देखते हैं कि जो परिसर है, जो सह प्रांत है, सह प्रांत में से कोई भी y लें, उसके हर y के लिए x होना चाहिए और वो भी प्रांत में होना चाहिए। तो यहां हमारा fx है e की पावर x, e की पावर x बराबर y। लोग लेने पर ये हो गया x log e बराबर log y। क्या कोई ऐसा y है जिसके लिए x नहीं आता हो? y कहां से लेना है? दूसरे वाले समुच्चय में से। दूसरे वाला समुच्चय यानी ये, यहां से y लेना है, इसमें से, इसमें से कोई भी y लो और यहां रखो और बताओ जिसके लिए x नहीं आता हो, इसमें से x नहीं आता हो। जवाब है ऐसा कोई नहीं है, हर y के लिए x होगा। तो आच्छादक भी है, तो एक एक की भी है, आच्छादक भी है और समाकारिता भी है, मतलब तुल्यकारिता है। थोड़ा सा एक एक की आच्छादक परेशान कर सकता है, लेकिन चिंता ना करो, फलन जब पढ़ेंगे तो एक एक की आच्छादकता एकदम क्लियर हो जाएगी। जब फलन लेंगे ना, तब एक एक की आच्छादक जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और नहीं तो फाउंडेशन वाले लेक्चर है उनको देख लो थोड़ा सा, और फिर इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला, नेक्स्ट, इसमें क्या कहानी है, एक एक आच्छादक है या नहीं है? है या नहीं? जी से जी बटा एन और दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स एन। एन जो है वो ऊपर सामान्य समूह है, तो समाकारिता है या नहीं है? तो पहले चेक करते हैं समाकारिता है या नहीं है। ठीक है, और देखो यहाँ पे जी वाली संक्रिया होगी, यहाँ जी बटा एन वाली संक्रिया होगी, मतलब विभाग समुच्चय वाली। तो अब सीधा लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, एफ ए बी। यहाँ पे जी वाली संक्रिया याद रखिएगा, यहाँ जी वाली संक्रिया है और यहाँ पर जी बटा एन में जो संक्रिया होती है वो है ना। यहाँ पे तो जी वाली संक्रिया है और यहाँ जी बटा एन के बीच में जो संक्रिया होती है वो है। तो करो ट्राई, क्या हुआ? ये होगा आपका ए बी एन, क्योंकि परिभाषा के हिसाब से जो भी आप एक्स रखोगे वो एक्स एन करके आपको मिल जाएगा, तो आपको मिल गया ए बी एन। यहाँ रखो, एफ ए रखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए एन, एफ बी रखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी एन। और हम जानते हैं कि जब दो सह समुच्चय संक्रिया करते हैं ए एन बी एन, तो ये हो जाता है ए बी एन बराबर है। बराबर है इसका मतलब समाकारिता है, समाकारिता है। एक एक की है, क्या एक एक की है? क्या एक एक की है? क्या एक एक की है? 1 1 है,
क्या हर बार, इसे देखो क्या कर रहा है, एक्स रख के सहसमुच्चय बना रहा है, क्या हर एक्स ग्रुप का हर अवयव अलग अलग सहसमुच्चय बनाता है? अलग अलग अवयव अलग अलग सहसमुच्चय बनाता है? जवाब है नहीं, ना, बिल्कुल नहीं बनाता। अलग अलग अवयव अलग अलग सहसमुच्चय बनाता है, इस बात की गारंटी है? बोला जवाब है नहीं। अलग अलग अवयव होने के बावजूद भी उनके सहसमुच्चय समान हो सकते हैं। अलग अलग अवयव होने के बावजूद भी सहसमुच्चय समान हो सकते हैं, तो एक एक की गारंटी नहीं है। एक एक की गारंटी नहीं ले सकते। आच्छादक, आच्छादक, बिल्कुल आच्छादक है, आच्छादक है। क्यों है? क्योंकि हर सहसमुच्चय के लिए x आएगा। अगर कोई भी सहसमुच्चय बना है, अगर कोई भी सहसमुच्चय बना है, तो उसके लिए x की सप्लाई किसने की होगी? g ने की होगी, क्योंकि बिना g के अवयव के सहसमुच्चय बन ही नहीं सकता था। तो अगर वहां कुछ भी हुआ है तो उसके लिए जरूर अवयव g से आया है, जो कच्चा माल है वो g से आया होगा। तो यानी हर xn के लिए x g के पास रहा होगा, तो आच्छादक है। तो जवाब है ये आच्छादक समाकारित है, एक ही नहीं है। सोचो, कोई भी सहसमुच्चय, यहां से कुछ भी उठाओ, यहां से कोई भी उठाओ, इसमें से कोई भी सहसमुच्चय उठाओ, ये xn उठाया, इसके लिए क्या x हमारे पास होगा या नहीं होगा? अगर यहां से मैं कोई भी सहसमुच्चय लेता हूं, फॉर एग्जांपल an ले लिया, यहां से कोई भी सहसमुच्चय उठाया, an ले लिया, a कहां से आया होगा? g से आया होगा, तभी बना होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी सहसमुच्चय बन रहा है तो वहां के अवयव से बन रहा है, अतः ये आच्छादक है। अगला, एफ ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स है, ये फलन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्थिति इसकी है। अंतःकारिता, स्वकारिता, तुल्यकारिता, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सी है? तो पहले वो है क्या? एफ ए बी, क्या एफ ए एफ बी बराबर है? करके देख लेते हैं। एफ ए बी हुआ एक्स इनवर्स ए बी एक्स, यही आएगा, क्योंकि फलन के काम करने का तरीका यही है कि ले जाके ए को बीच में टंगा दे, आगे एक्स इनवर्स होगा, पीछे एक्स होगा, बीच में वो होगा जो रखोगे। तो आ जाओ फिर इधर भी, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स इनवर्स ए एक्स, यहाँ आपका आ जाएगा एक्स इनवर्स बी एक्स,
फिर आपका x इनवर्स a, ये साथ में साहचर्यता का इस्तेमाल कर लिया, साहचर्यता का इस्तेमाल कर लिया, ये आपका E बन गया, ये तो वही आ रहा है, यानी समाकारिता है। समाकारिता है, ठीक है। आगे क्या एकेकी है? एकेकी ट्राई करते हैं। एकेकी को चेक करने का तरीका था कि दो बिंदुओं पे फलन का मान बराबर ले लो, माना ए पर मान और बी पर मान बराबर है, और देखना होगा कि क्या ए बराबर बी आता है क्या, ए बराबर बी आता है क्या। तो एक्स इनवर्स ए एक्स आ गया, ये एक्स इनवर्स बी एक्स आ गया, और ग्रुप में कैंसिलेशन का नियम होता है। तो कैंसिलेशन का नियम, पहले राइट कैंसिलेशन, पहले लेफ्ट कैंसिलेशन फिर राइट कैंसिलेशन, लॉ ऑफ कैंसिलेशन यूज कर लिया, ग्रुप में होता है, ग्रुप में कैंसिलेशन का रूल होता है, लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगा दिया तो ए बराबर बी आ गया, ए बराबर बी आ गया मतलब एक ही है। एक ही है। अब आपको ये बताना है कि क्या कोई ऐसा अवयव है जिसके लिए ए हमारे पास ना हो, क्या कोई ऐसा अवयव है जिसके लिए ए हमारे पास ना हो, अगर उधर कोई अवयव है परंतु उसके लिए ए हमारे पास नहीं हो, क्या ऐसा हो सकता है कोई अवयव? मान लेते हैं ऐसा अवयव वाई है, वाई ट्राई करते हैं, एफ ए बराबर वाई मान लिया, वाई कोई जी का अवयव है जिसके लिए हम अवयव ढूंढ रहे हैं कि क्या उसके लिए ए होगा। तो एफ ए बराबर हो गया एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर वाई, दोनों तरफ एक्स से संक्रिया कराने पर लेफ्ट हैंड साइड से इधर से, तो ये आपका आ गया ए एक्स बराबर एक्स वाई, दोनों राइट हैंड साइड से एक्स इनवर्स से संक्रिया कराने पर एक्स वाई एक्स इनवर्स, और कन्फर्म है कि ये जो अवयव होगा ये जी का अवयव होगा, क्योंकि एक्स जी का है वाई जी का है तो बनने वाला अवयव जी का होगा, यानी ये अवयव रखने पर, है ना, ये ए बन जाएगा, और ये वाला ए जो है ये रखने पर आपको वाई मिल जाएगा। तो जवाब है हाँ जी, विद्यमान है, आच्छादक भी है। तो जी से जी में है, एक एक की है, आच्छादक है, समाकारी है, मतलब स्वकारिता है, स्वकारिता है, एक एक की है, आच्छादक है, यानी स्वकारिता। आगे, जी से जी डैश में एक तुल्यकारिता हो, तो अगर एफ जो है वो जी से जी डैश में हो और एफ डैश जी डैश से डी में, क्या होगा फिर? एफ याद रखिए जी से जी डैश में है और वो तुल्यकारिता है, एक्स आर्बिट्रेरी है वहां पे। एक बार एक्स आर्बिट्रेरी है, फिर कोई भी एक्स एक बार रख दिया जाएगा, फिर वो फिक्स हो जाएगा, फिर वो फिक्स हो जाएगा। एक बार एक्स जो है पहली बार तो आर्बिट्रेरी रहेगा, लेकिन एक बार रखने के बाद फिर फिक्स हो जाएगा। ये जो एक्स है ना यहाँ पे, इस केस में जो एक्स की बात करें, ये एक्स जो है वो एक बार फिक्स हो जाएगा, एक बार आप पहली बार तय करेंगे, जो भी रख दो फिर ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स चेंज होता रहेगा तब तो फलन का मान ही चेंज होता रहेगा, कभी फलन का मान कोई आ रहा है, कभी फलन का मान कोई आ रहा है, इसलिए एक बार एक्स, शुरुआत में एक्स आपका आर्बिट्रेरी है, एक बार एक्स रख दिया, जो भी तय कर लो, मर्जी है आपकी, वो तय करने के बाद फिर वो स्थिर हो जाएगा। अगर देखो तुल्यकारिता, हाँ, अगर जी से जी डैश में तुल्यकारिता है तो फिर जी डैश से जी में भी तुल्यकारिता होती है, तुल्यकारिता दोनों साइड ही होती है।
और तुल्यकारिता एक तुल्यता संबंध भी है। तुल्यकारिता एक तुल्यता संबंध भी है। तुल्यकारिता एक तुल्यता संबंध भी है। तुल्यता संबंध का मतलब समतुल्य, सममित और संक्रामक, यानी हर ग्रुप अपने आप के तुल्यकारी होता है। हर ग्रुप अपने आप के तुल्यकारी होता है। सममित, अगर जी जी डैश के तुल्यकारी है तो फिर जी डैश जी के तुल्यकारी होगा। संक्रामक, अगर G1 G2 के तुल्यकारी है एंड G2 G3 के तुल्यकारी है तो G1 G3 के तुल्यकारी होगा। तो इस वजह से तुल्यकारिता। अगला, किसी समूह G से स्वयं पर परिभाषित एक तुल्यकारी फलन क्या कहलाता है? हाँ वैसे अब ये कह रहा है कि स्वयं पर परिभाषित तुल्यकारिता है। अगर तुल्यकारिता हो मतलब एक एक की आच्छादक समकारिता हो फिर खुद से खुद पर आ जाए तो इसी का नाम स्वयकारिता है, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म में क्या फर्क है? खुद से खुद पे आ जाए तो तुल्यकारिता बन जाती है ऑटोमॉर्फिज्म। अगला, अगर एफ समूह जी से जी डैश पर समाकारिता है, अगर एफ जो है वो जी से जी डैश पर समाकारिता हो तो कौन सा कथन सत्य है? अगर एफ जो है वो जी से जी डैश में समाकारिता हो तो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? याद करो, बताया था। अगर एच जी का उपसमूह है तो उसकी इमेज जो होगी वो उसका उपसमूह होगी। तो यहाँ पे सारी बातें सही है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। जवाब है सभी सत्य है, क्योंकि एफ एच जो होता है वो जी डैश का उपसमूह होता है और जो उपसमूह होता है वो उपसमुच्चय भी होता है। ये भी बात सच है, उपसमूह है तो उपसमुच्चय भी होगा। तथा हर कोई अपना समूह होता ही समूह है, अपना स्वयं का समूह है। बात तो समूह क्या है, उपसमूह कहना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, इतनी सी गलती एक्सेप्ट की जा सकती है। एफ एच स्वयं का उपसमूह होता है, हर कोई अपना उपसमूह होता ही है। तो ये बात सत्य है, पूर्णतः सत्य है। तो सारी बातें सत्य है। अगला, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब कैसा होता है? चक्रीय ग्रुप का, अगर कोई ग्रुप चक्रीय है तो उसका समाकारी प्रतिबिंब कैसा होता है? समाकारी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जवाब है चक्रीय होता है। चक्रीय का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है।
तुल्यकारिता के लिए F क्या होना चाहिए? तुल्यकारिता के लिए फलन कैसा होना चाहिए? तुल्यकारिता के लिए फलन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, जवाब है सब कुछ होना चाहिए। एक एक की खुद से खुद में समाकारी होना चाहिए, एक एक की होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, ये तीनों होने चाहिए। जवाब है सभी होने चाहिए, खुद से खुद में हो, एक एक की हो और आच्छादक हो। अगला, समाकारिता की शर्त कौन सी है? इनमें से समाकारिता की शर्त कौन सी है? निम्न में से समाकारिता की शर्त कौन सी है? तो पहले वाले में है प्लस और दूसरे वाले में है गुणा। तो पहली संक्रिया हो गई प्लस और दूसरी हो गई गुणा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स गुणा एफ वाई। तो डी आपका हो गया। अगला, प्रत्येक ग्रुप किस समूह के लिए तुल्यकारी होता है? प्रत्येक ग्रुप किस समूह के लिए तुल्यकारी होता है? प्रत्येक ग्रुप किस समूह के लिए तुल्यकारी होता है? जवाब है क्रमचय समूह के लिए। प्रत्येक ग्रुप क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है, केली थ्योरम। अगला, एक प्रतिचित्रण एफ जी से जी में है और एफ एक्स बराबर है एक्स इनवर्स, ये स्वकारिता होगी। कब स्वकारिता होगा? कब स्वकारिता होगा? हाँ, परिमित होना चाहिए, ये बात तो सही है। सरल समूह जिसका कोई उचित पर सामान्य उपसमूह नहीं होता हो। सरल समूह जिसका उचित पर सामान्य उपसमूह नहीं होता हो। ई और जी के अलावा कोई और पर सामान्य उपसमूह जिसका नहीं होता हो। तो इसमें क्या होगा कि जब आप स्वकारिता के लिए समाकारिता चेक करेंगे तो समाकारिता के समय आपको चाहिए होगा क्रम विनिमेयता, है ना?
तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई इनवर्स, इधर आपका आ जाएगा एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स। और ऐसा केवल तभी होगा जब एक्स वाई बराबर हो वाई एक्स, मतलब क्रम विनिमेयता हो। वरना तो एक्स वाई का इनवर्स आता है वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, क्योंकि ये जब करोगे आप तो ये खुलेगा तो ये आएगा वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। अब वाई इनवर्स एक्स इनवर्स बराबर हो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ये तो तभी हो सकता है जब क्रम विनिमेयता हो। तो जवाब है क्रम विनिमेयता होगी तभी ऐसा होगा, इसके लिए क्रम विनिमेयता की जरूरत है। बिना क्रम विनिमेयता के हुए ये बराबर नहीं हो सकते। स्वकारिता मतलब समाकारिता तो वही ना, तो समाकारिता लाने के लिए हमें क्रम विनिमय होना जरूरी है। अगर क्रम विनिमय नहीं हुआ तो वो नहीं आ पाएगी। किसी ग्रुप G से G डैश की समाकारिता हो तो इसकी अस्थि क्या होती है? कर्नेल ऑफ F। F का कर्नेल क्या होता है? कर्नेल ऑफ F क्या होता है? कर्नेल ऑफ F क्या होता है? बिल्कुल, कर्नेल हमेशा पर सामान्य उपसमूह होता है ग्रुप का। समाकारिता की अस्थि आपके ग्रुप G का पर सामान्य उपसमूह होती है, फॉर्मल ग्रुप होती है। उत्तम। अगला, इसे ध्यान से करना। समाकारिता की अस्थि बताइए। समाकारिता की अस्थि बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस से कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में परिभाषित है, और परिभाषित इस प्रकार से है कि एफ एक्स प्लस आयटा वाई बराबर आयटा वाई। समाकारिता की अस्थि बताइए। तो अस्थि की परिभाषा क्या होती है? अस्थि किसे कहते हैं? वह अवयव जिनको रखने पर आपको जीरो मिले। वह अवयव जिनको रखने पर आपको क्या मिले? जीरो। वह अवयव आपके ग्रुप के वह सदस्य जिनको रखने पर आपको जीरो मिले। जीरो मतलब तत्समक। तत्समक प्लस है, प्लस का तत्समक क्या होता है? जीरो। तो जीरो मिलना चाहिए। आपके फलन की परिभाषा के अनुसार x प्लस आयटा वाई रखने पर क्या मिलेगा? आयटा वाई निकलेगा। तो आयटा वाई बराबर जीरो आ गया, जिससे आपके y का मान आ गया जीरो। y का मान जीरो आ गया, ठीक है। y का मान जीरो आ गया। x का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो आपकी अस्थि क्या हुई? कौन से पॉइंट हो गए? वो सारे पॉइंट हो गए जो इस रूप में आते हो, x प्लस जीरो आयटा। इस टाइप का कोई भी पॉइंट रखने पर आपका हमेशा जीरो आएगा। चाहे तो ट्राई करके चेक कर सकते हो उसको, एक बार चेक कर लो बात सही है गलत है। क्योंकि इस फलन में जब मैं x प्लस जीरो आयटा रखूंगा तो मेरा आंसर हर बार जीरो ही आएगा, क्योंकि फलन की परिभाषा के अनुसार आयटा वाई आएगा, और मेरा आयटा वाई जीरो आयटा का जीरो आएगा। तो इसका मतलब x चाहे कुछ भी हो सकता है, सारे x संभव है, और x कौन है? रियल नंबर है। तो सारे रियल नंबर जो है वो अस्थि होंगे, सारे रियल नंबर अस्थि होंगे, सारे के सारे रियल नंबर इसकी अस्थि होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानदार। 113। ए की कोटि m है, बी की कोटि n है, तो ए बी की कोटि कितनी होगी? अगर आबेली है, देखो आबेली है तभी काम करेगा, बिना आबेली के तो कोटि काम ही नहीं करेगी, है ना। कोटि निकालना चाहते हैं, मान लो इसकी कोटि k है, तो ए बी की पावर k बराबर क्रम विनिमय है, दिया हुआ है, क्रम विनिमय है, आबेली है, तब भी बात बन रही है। आबेली है तो हम पावर अलग अलग कर सकते हैं, ए की पावर अलग, बी की पावर अलग। आबेली की खास बात ये होती है, आबेली है तो फिर कोई आगे पीछे करो क्या दिक्कत है? ए की पावर के, बी की पावर के। अब ए जो है वो तो एम पावर पे, ए तो एम पावर पे ई बनाएगा, ए तो एम पावर पे ई बनाएगा, और बी जो है वो एन पावर पे ई बनाएगा।
मुझे एक कॉमन पावर चाहिए, ऐसी पावर चाहिए जिसपे दोनों ई आ जाए, ताकि ई संक्रिया ई ई बन जाए, ई संक्रिया ई ई बन जाए। अब ऐसा नंबर चाहिए सॉरी, ऐसा नंबर चाहिए जिससे ए भी ई बन जाए और बी भी ई बन जाए। तो जवाब है एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम वो सबसे पहला नंबर होता है जो दोनों के पहाड़ों पे आता है, तो एलसीएम हो जाएगा। तो के कौन होगा? के होगा आपका एलसीएम ऑफ एम एंड एन। उस पर दोनों ही एग्री हो जाएंगे और आपकी कोटी आ जाएगी। यह बात समझ में आई या नहीं आई? राकेश, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये गुणा वाला क्यों नहीं होगा वो समझ लो। एक एग्जांपल लेके, किसी को गुणा वाला लग रहा हो कि गुणा वाला, देखिए कोटि, कोटि जो होती है वो सिर्फ वो पावर नहीं है जिसपे ई आता है। कोटि वो होती है जो सबसे छोटी पावर होती है जिसपे ई आता है। ये कंफ्यूजन बार बार क्लियर कर लो अच्छे से कि कोटि वो नहीं होती जिसपे ई आता है, कोटि वो सबसे पहली पावर होती है जिसपे ई आता है। तो अगर कोई कह रहा है एम एन है, एम एन पे ई आएगा, ये बात एकदम सही है। ए बी की एम एन करोगे तो एम एन पे ई आएगा, लेकिन एम एन से पहले और भी है जिन पे ई आएगा। ट्राई करके दिखाता हूं, देखो। मान लो ए की कोटि 4 है और बी की कोटि 6 है, ठीक है। ए की कोटि 4 है, बी की कोटि 6 है, तो ए की पावर 4 पे ई आ जाएगा और बी की पावर 6 पे ई आ जाएगा। सही है। अब गुणा वाला क्यों नहीं हो रहा वो देखो। गुणा वाले में क्या दिक्कत आती है, जब ए बी की पावर आप चॉइस करेंगे तो जवाब है बिल्कुल ई आएगा, बिल्कुल ई आएगा। ए की पावर चॉइस, बी की पावर चॉइस। ए की पावर चॉइस को ऐसे लिख लिया, ए की पावर 4 की पावर 6, और बी को लिख लिया बी की पावर 6 की पावर 4। तो ए की पावर 4 ई हो गया, ई की पावर 6 ई की पावर 4, ये ई बना गया। तो ई बन गया, लेकिन क्या चॉइस से पहले ऐसा नहीं हो सकता था? क्या चॉइस से पहले ऐसा नहीं हो सकता था? जवाब है हाँ, चॉइस से पहला ऐसा हो सकता था। चॉइस से पहले भी ऐसा संभव था। अगर मैं 4 और 6 का लघुत्तम निकालूं तो लघुत्तम पे ये पहले ही हो जाता। 4 और 6 का लघुत्तम आता है 12, तो ये चीज 12 पे भी हो सकती थी। देखो, कम खर्चे में ये हो जाता। इसे लिखेंगे ए की पावर 4 की पावर 3, इसे लिखेंगे बी की पावर 6 की पावर 2। ये आपका बन गया ई। आ गया? क्लियर है? बात समझ में आई है कि क्यों m गुणा n क्यों नहीं होता? m गुणा n पे ई आएगा, ये बात कंफर्म है। m गुणा n पर ई आएगा, लेकिन वो कोटि नहीं हो सकती, क्योंकि कोटि में एक शर्त और होती है कि वो सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। इससे छोटी पावर आपको मिल जाएगी। इनका जो लघुत्तम होगा ना दोनों का, इन दोनों का जो लघुत्तम होगा वो सबसे छोटी पावर होगी, क्योंकि लघुत्तम की परिभाषा यही है। लघुत्तम मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जो m और n दोनों के पहाड़े में आती हो, सबसे पहला नंबर। इसलिए एलसीएम निकालते हैं। हाँ, जैसे मनीष कह रहा है कि अगर m और n को प्राइम हो, अगर दोनों को प्राइम हो, मतलब ऐसे नंबर हो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो फिर वो गुणा के बराबर हो, तो आपका एलसीएम जो होता है वो m गुणा n हो जाता है। अगर m और n को प्राइम हो, मतलब सहअभाज्य हो, तो उस केस में क्या होता है, आपका एलसीएम जो होता है, जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आता है? 2 गुणा 3 ही आता है। उस केस में ये बात सही है ना? आपका एलसीएम वाली बात है, तब ये सही है। एलसीएम अगर मान लो m और n अभाज्य है आपस में, जैसे एक 2 हो गया एक 3 हो गया, तो उस समय लघुत्तम भी 6 ही आएगा, गुणा भी 6 ही आएगी, तो उस केस में बैठ जाएगा। अगला 5, 15, 25, 35 गुणन 40 का रूल है। इसका तत्समक कौन है? इसका तत्समक कौन है?
इस क्वेश्चनों को बार बार निकालिएगा, कई बार निकालिएगा और सवालों के साथ निकालिएगा। पांच की कोटि निकालें, नंबर बड़े बड़े हैं। 5 की कोटि, 5 पे 1 पावर करने पर 5 आ जाएगा, 5 पे 2 पावर करने पर 25 आ जाएगा, और 5 की पावर 5 की पावर 3 करने पर तत्सम कौन है? तत्सम कौन है? इन लोगों में से तत्सम कौन है? इन भाई साहबों में से तत्सम कौन है? 15 है क्या? 15 तो नहीं है। 25 25 है क्या? इतने बड़े बड़े नंबर है, भाग देने में ही जोर आएगा। 25 तत्समक है इसका, इनका तत्समक 25 है। पहले तत्समक तो ढूंढे। कौन ऐसा है जिससे गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ेगा? मनीष कह रहा है 25 है। 25 तत्समक है क्या? 25 गुणा 5 125, बिल्कुल हाँ सही है, बैठ रहा है। 5 को अगर 25 से गुणा करें 40 के रूल के हिसाब से, तो 5 गुणा 5 125 आ जाएगा, 125 में 40 का भाग लगेगा तो शेषफल 5 आ जाएगा। 5 के कोई फर्क नहीं पड़ा। और 25 के 25 गुणा 15, 25 गुणा 15 375, 375 में 40 का भाग दें, 15 वापस आ गया। 25 को खुद 25 से गुणा करें, 25 गुणा 25 625, एक बार गया, 3 बार गया, 625, 600 बार 25 आ गया, ठीक है काम कर रहे हैं। 35 के साथ करें तो 35 गुणा 25, ठीक है, यही है तत्समक। कितने बड़े बड़े गुण है ना ये। ई मिल गया, और पहली बार इतना शानदार ई मिला है। आज तक तो खाली टुच्चे टुच्चे ई मिलते थे, आज ई कमाल का मिला है। ई बराबर मिला 25, है ना। अब देखो 25 तो ये तो जनक हो नहीं सकता। अच्छा तत्समक ही पूछे ना, तत्समक यही है भाई साहब, मिल गया। इस बार खतरनाक ही आया, पहली बार थोड़ा ढंग का ही आया।
ये साउथ इंडियन मूवीज के डायलॉग होते हैं। हम जो लोग बोल रहे हैं ना अभी, ये साउथ इंडियन मूवीज के डायलॉग होते हैं। वहां पे जैसे विलन होता है, वो कहता है अच्छा पहली बार कोई शेर मिला है जिससे लड़ने का मजा आएगा, पहली बार कोई टक्कर का आदमी मिला है, लड़ने का मजा आएगा। तो वहां पे जो हीरो होते हैं या जो विलन होता है वो ऐसे डायलॉग मारता है घटिया स्तर के। एक अनंत चक्रीय समूह के केवल दो जनक होते हैं। दो जनक होते हैं अपरिमित, क्योंकि अनंत हो गया मतलब अपरिमित हो गया, चक्रीय समूह हो गया। और उनके कई कई शेर भी ऐसे होते हैं। वो एक तो जैसे एक एक्टर है धनुष करके, है ना, वो धनुष ऐसे से ऐसा, मतलब ये भी ठीक नहीं है, ये ऐसा है वो ऐसा ऐसा, तब भी वो भी ऐसे नॉर्मल आदमियों से नहीं लड़ेगा, उसको भी शेर बोलते हैं। पहले तो उसको भी शेर बोला जाता है, वो इतना सा है उसको भी शेर बोला जाता है। फिर वो कम से कम 40-50 आदमियों के बिना लड़ेगा नहीं, और लड़ेगा भी उनके साथ जिनके पास हथियार होंगे, चैन वैन, मतलब चाकू वाकू, बड़े बड़े चाकू और बड़े बड़े वो काटने वाले सब कुछ होंगे, तब जाके वो शुरू करेगा कि अब इसका मूड बना है लड़ने के लिए, अब ये लड़ेगा, है ना। पहले तो शेर पे डाउट है। हाँ कोलावेरी वाला, वो कोलावेरी वाला ना धनुष, कोलावेरी कोलावेरी डी, वो ऐसे मतलब यूं है। लेकिन मजाल है वो, मतलब एक दो आदमियों से लड़ता है नहीं, उसको भी 50 आदमी कम से कम चाहिए, हथियारों वाले वो भी, तब वो लड़ना स्टार्ट करता है। जबकि मुझे लगता है कि वो अगर 40-50 आदमी ऐसे फूंक मारे ना, तो भाई साहब पीछे चले जाए, आगे आ ही ना सके। वो 50 आदमी लड़ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, खाली खड़े और फूंक मारे तो भाई साहब पीछे चले जाएं, उनके लिए वो आंधी का काम करे। तो 30 है, ये 18 है। फिर वो शेर और बोलते हो अब आएगा मजा, अब बराबर का शेर आया टक्कर के लिए। मतलब वो ऐसे हैं उनको शेर भी ना खाए, बोले यार नाश्ते में पर्याप्त नहीं है, तो अगर सही में शेर आ जाए तो शेर भी उनको खाए ही ना, बोले कोई डाइटिंग पे कोई शेर हो उसका शिकार होगा ये। तो 18 की कोटी निकालनी है। फॉर्मूला वही, ऑर्डर ऑफ ए बटा मैस है, महत्तम समावर्त्य 18 और 30 का, ये हो गया 30, ये हो गया 6, 5, ये 5 हो गया। तो कोई मूवी बनाते हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अभी 2-3 मूवी चल रही है, पुष्पा आई थी, एक वो केजीएफ आई थी, एक अभी आई क्या था सलार, वो आई थी। उन मूवी में मतलब ही नहीं होता, एक हीरो होता है, सारी दुनिया एक तरफ, हीरो एक तरफ, मतलब कोई कितनी बंदूक कुछ भी ले आओ, तोप ताप जो भी है आपके पास, सब कुछ ले आओ और उनका हीरो एक तरफ, साउथ इंडियन वाला हीरो एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पूरी मूवी में एक, जैसे हमारी बॉलीवुड मूवीज होती है उसमें थप्पड़ तो मार लेते हैं, मतलब हीरो पहले थोड़ी देर मार खाता है, एटलीस्ट चाहे कुछ भी हो, कोई यूं ही कारण हो, थोड़ी देर मार तो खा लेता है शुरुआत के 1-2 मिनट। वहां तो साउथ इंडियन में बड़ा एटीट्यूड होता है, मार भी नहीं खाते, एक थप्पड़ भी नहीं खाता है ऐसे टक, इतना होता है उनको, मतलब नहीं मार नहीं खाऊंगा, मारेगा वो, मारे जा रहा है मारे जा रहा है, इतने सारे गुंडे आ रहे हैं, आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, मजा है कोई उसको ऐसे हाथ भी लगा पा रहे। 15 कोटी, अरे ये अच्छा सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, ये क्या कर रहा है। HCF मतलब महत्तम समावर्त्य, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काटता हो। LCM दोनों जिसे काटते हो। HCF जो दोनों को काटता हो।
एलसीएम जिसे दोनों काटते हो, बस कितना सिंपल सा तो है, ऐसे पकड़ लो, है ना। एचसीएफ जो दोनों को काटता हो, एलसीएम जिसे दोनों काटते हो। इसका आंसर बता सकते क्या आएगा? अरे वाह भाई मनीष, अरे वाह भाई मनीष, मनीष छा गया भाई। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती कर दी, बाकी सब ठीक है बिल्कुल। अरे वाह अनिल, शाबाश, बड़ा शाबाश सुधांशु, जबरदस्त। थोड़ी सी गलती होगी, बाकी ठीक है। जवाब है 1, जवाब है 1। पहली बात तो और कोई अवयव हो ना हो, तत्समक तो पक्का है जो खुद का प्रतिलोम होता है, खुद का प्रतिलोम होता है, तत्समक तो है ही, तो एटलीस्ट एक तत्समक तो पक्का हो गया। तत्समक तो पक्का हो गया जो अपना प्रतिलोम है, एक तो पक्का हो गया। अब चलो और ढूंढते हैं, मान लो कोई और अवयव भी है जो अपना प्रतिलोम है तत्समक के अलावा। तत्समक के अलावा मान लो कि ग्रुप में कोई और अवयव भी है जो अपना प्रतिलोम है। इसका मतलब है दोनों तरफ अगर मैं ए से संक्रिया करवा दूं तो ये ई आ गया, ई आ गया तो ए स्क्वायर बराबर ई आ गया। और ए जो एक पावर पे ई आ नहीं रहा था, दो पावर पे ई आ गया, इसका मतलब इसकी कोटि 2 हो गई। सबसे पहली पावर है जब ये ई बना है, कोटि 2 हो गई। और किसी भी अवयव की कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है, किसी भी अवयव की कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है, जबकि यहां तो नहीं कर रही है, यहां तो नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की कोटि है 15, यहां ग्रुप की कोटि है 15, 15 को 2 काट नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा कोई और अवयव ई के अलावा नहीं हो सकता जिसकी कोटि 2 हो, तो ये कैंसिल हो गया। तो ई के अलावा कोई और है ही नहीं जो अपना प्रतिलोम होगा। जवाब है नहीं, कट नहीं कर रहा है, यानी खाली तत्समक अवयव के अलावा कोई और नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, फिर भी पहुंचे यहाँ तक, बढ़िया है। एटलीस्ट क्वेश्चन को समझ पाए और सही से इस पे दिमाग लगा पाए कि क्या पूछ रहा है। तो 15 कोटि का ग्रुप है, ठीक है, और हमने पता है कि हर अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है, हर अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। तत्समक, तत्समक की कोटि 1 होती है, 15 को 1 काटेगा तो तत्समक तो है। और तत्समक की खास बात है कि वो अपना ही प्रतिलोम होता है, अपना ही प्रतिलोम होता है, तो ई बराबर ई इनवर्स होता है, तो उसके साथ वो हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई और अवयव है जो ई के अलावा है, वो अपना प्रतिलोम है, तो वो अगर अपना प्रतिलोम होगा ए बराबर ए इनवर्स होगा तो ए स्क्वायर बराबर ई होगा। ए ए की पावर 1 पे ई आ नहीं रहा था, ए की पावर 2 पे ई आ गया, मतलब तत्समक की उसकी कोटि, उस अवयव की कोटि 2 है। और 2 कोटि वाला अवयव यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप की कोटि 15 है, 15 को 2 काटता नहीं है, तो यहाँ कोटि हो नहीं सकती, फंस गया। हाँ, अगर काटता होता, कि क्वेश्चन ऐसा बनाएगा भी नहीं ना, काटता होता तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाती। अगर काटने लग जाता ना तो दिक्कत खड़ी हो जाती, फिर तो हम बता भी नहीं पाते एग्जैक्टली कितने होंगे, तब तो कोई नहीं बता पाता, क्योंकि ये बात कितनों पे सही होगी फिर क्या पता, 5 अवयवों पे भी बात सही होगी, है ना। फिर ये बात ऐसे एक कितनी है, अगर मान लो ये सच हो जाता, सपोज करो कि यहाँ पे 2 आया और यहाँ 16 होती, 16 में 2 का भाग देते कटती, तो पता नहीं चलता कि कितने ए ऐसे होंगे जिनकी कोटियां 2 होगी, फिर मुश्किल हो जाता। तो सवाल बनाने वाले को भी ये सोचना पड़ता है कि जो आंसर दिया जा सकता है वैसा ही सवाल बनाया जाए, जिनके आंसर दिए जा सकते हो वैसा ही सवाल बनाया जाए। अगला, हाँ, अगर सम का हो तो उसमें बताया था एक, अगर ग्रुप के ऑर्डर सम हो तो उसमें तत्सम के अलावा कोई और अवयव भी होता है जो अपना प्रतिलोम होता है।
यहाँ गलत लिखा हुआ, ये एच है। तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। और ये बात भी दो पर सामान्य उपसमूह हो तो एच इंटरसेक्शन के, ये एच इंटरसेक्शन है, ये बात भी सत्य है कि अगर दो पर सामान्य उपसमूह हो तो एच के बराबर के एच होता है अगर एच इंटरसेक्शन के में ई हो, और एच और के हो पर सामान्य उपसमूह तो एच इंटरसेक्शन के और एच के पर सामान्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जवाब है इनमें से कोई गलत नहीं है। ये भी फंस गया, डी भी फंस गया, इनमें से कोई गलत नहीं है, कोई कथन असत्य नहीं है। तो फिर इनमें से कोई असत्य नहीं है, शायद ये होगा, तीनों ही सत्य है, तो इनमें से कोई असत्य नहीं होगा। अगला, नेचुरल प्राकृतिक समाकारिता है, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, प्राकृतिक समाकारिता। प्राकृतिक होमोमॉर्फिज्म होता है किसी ग्रुप का अपने कोशेंट ग्रुप के साथ, किसी ग्रुप का अपना विभाग समूह के साथ जो समाकारिता होती है उसको प्राकृत समाकारिता कहते हैं, क्योंकि ये समाकारिता हमेशा होती है, प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के साथ समाकारी होता है। तो जवाब है ए। और समाकारिता ऐसे डिफाइन की जाती है कि यहां से अवयव लेंगे, यहां से तो अवयव मिलेगा, और वहां से, यहां से तो अवयव मिलेगा और वहां से सहसमुच्चय मिलेगा। अवयव देंगे, सहसमुच्चय लेके जाएंगे, अवयव लेंगे, सहसमुच्चय लेके जाएंगे। अगला, अल्फा बीटा जी के अवयव है, तब अल्फा इनवर्स बीटा पूरे का इनवर्स कौन सा होगा? तो इसे जब इनवर्स खोलोगे तो ये आ जाएगा बीटा का इनवर्स अल्फा इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि अल्फा इनवर्स ऑलरेडी है, तो ये जाएगा बीटा इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स वापस अल्फा हो गया, तो ये आ गया बीटा इनवर्स अल्फा, ये आपका आ गया बीटा इनवर्स अल्फा। रिवर्स लॉ, बिल्कुल रिवर्स लॉ से ये हो गया। एक परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह का ग्रुपांक उस समय के ग्रुपांक का भाजक होता है। ये थ्योरम कौन सी है? ये थ्योरम कौन सी है कि परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह के ग्रुपांक में उसके उपसमूह के ग्रुपांक का भाजक होता है, यानी प्रत्येक ग्रुप में उसके उपसमूह के ग्रुप का भाग जाता है। ये प्रमेय होते हैं लांगराज प्रमेय। अगला, इसे देख के बताओ, ये चक्रीय समूह है, इसका जनक कौन है? इस समूह का जनक कौन है? टेबल देखो और बताइए इसका जनक कौन है। यहाँ कौन है जो जनक है? टेबल बना के दे दी, ये संक्रिया स्टार मान गया। टेबल देखो और बताओ कौन है जो जनक है।
ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। यार ग्रुप थ्योरी में जल्दी ना करा करो। ग्रुप थ्योरी के बारे में मैंने पहले ही कह दिया, ग्रुप थ्योरी में जल्दबाजी मत करो। ऐसे ही कम समय लेती है पहले से ही, और फिर आप और कम समय दोगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। चेक करो, चेक करो भाई, चेक करो। जनक कौन होता है? एक वो जिसकी हर पावर पे आपको एक सारे अवयव मिल जाए, हर पावर पे कोई अवयव मिल जाए, एक तो वो होता है। हर पावर पे आपको एक एक अवयव मिलते जाए, या वो जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है, जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। लेकिन ग्रुप की कोटि निकालने से पहले अपने को तत्समक निकालना पड़ेगा, इसमें तत्समक निकालना पड़ेगा। ए की पावर करके देख लो। अगर ए तत्समक है तो ए की पावर करके देखते हैं। ए की पावर एक, ए ही आएगा, चित्र दिखा रहा है वो तो एक पावर पे तो खुद ही आता है। एक की पावर दो करने पर, ए की पावर दो, चित्र दिखा रहा है, टेबल दिखा रही है कि ए की पावर ए करने पर, यानी ए की ए के साथ संक्रिया करने पर सी आएगा। चलो ए की पावर तीन करो, ए की पावर तीन का मतलब होगा ए संक्रिया सी, क्योंकि ए क्यूब है। क्यूब का मतलब, क्यूब का मतलब ए स्क्वायर, ए या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो आपके पास सी आ चुका, तो सी लिख दो। ए और सी की संक्रिया कराने पर ये ए और ये सी की संक्रिया कराने पर डी आ जाएगा, तो ये लो क्यूब पर डी आ गया। अब चार पावर करके देखो, चार पावर, चार पावर का मतलब या तो आप ये कह सकते हैं ए क्यूब, ए क्यूब, यानी ए डी, ए डी की संक्रिया से क्या आएगा, ए डी की संक्रिया से बी आ जाएगा, तो परफेक्ट तत्समक है। देख लो, बिल्कुल देख सकते हो, इसकी हर पावर पे आपको एक अवयव मिल रहा है। एक पावर पे खुद आया है, दो पावर पे सी लाया है, तीन पावर पे बंदा डी लेके आया है, और चार पावर पे बी लेके आया है। हर पावर पे आपको एक एक अवयव यहाँ पे मिला है, तो यह जनक है, ए जनक है। ध्यान दो, ध्यान दो। देखो जनक ही पूछ रहा है, बार बार चीजें बदल बदल के पूछ रहा है, कभी टेबल देके पूछ रहा है, कभी सीधा पूछ रहा है, तो सवाल आते हैं जनक के ऊपर, सवाल जनक के ऊपर आते हैं। अगर हाँ अभी देख ले, पहले तत्समक निकालें इसका, चलो इसका तत्समक और निकालते हैं। यहाँ कौन है जो तत्समक है, यहाँ कौन है जो तत्समक है? हाँ, जो पहले आंसर दे रहे थे ना, जो बी बी आंसर दे रहे, बी तत्समक है, बी तत्समक है। देखो बी ने ए के साथ संक्रिया करी, ए लौटाया, बी ने बी के साथ किया, बी लौटाया, बी ने सी के साथ किया, सी लौटाया, बी ने डी के साथ किया, डी लौटाया, तो तत्समक बी है, और तत्समक तो जनक हो ही नहीं सकता, तत्समक बी है। तो यहाँ पे ए का प्रतिलोम भी होगा, जो ए का प्रतिलोम होगा वो भी जनक होगा। ए का प्रतिलोम, प्रतिलोम कौन, जो बी बनाता है। बी कौन बना रहा है ए के साथ, ए के साथ बी कौन बना रहा है, ए के साथ बी बना रहा है डी, तो आंसर डी भी होगा, आंसर ए भी होगा और आंसर डी भी होगा, आंसर ए भी होगा, आंसर डी भी होगा। हाँ आंसर ए भी होगा, ए भी होगा, डी भी होगा। जनक का मतलब होता है वो अवयव जिसकी एक पावर पे खुद आ जाए, दो पावर पे कोई दूसरा अवयव आ जाए, तीन पावर पे तीसरा अवयव आ जाए, चार पावर पे चौथा। हर पावर पे आपको उस ग्रुप का अवयव मिलता रहे, हर पावर पे आपको, एक पावर करने पर खुद आएगा, दो पावर करने पर कोई भी अवयव आए, तीन पावर पे कोई भी आए, चार पावर पे कोई भी आए, पांच पावर पे कोई भी आए, जितने अवयव है वो हर एक पावर पे आपको एक एक अवयव मिलता जाएगा, तो वो जनक है। अब जैसे यहाँ पे सी जो है, सी जनक नहीं है, क्यों नहीं है? देखो सी को, सी को ट्राई करते हैं। सी की पावर एक पर सी आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक सब ठीक है। सी की पावर दो करके देखो, सी की पावर दो करने पर बी आ गया, बढ़िया, दो पावर तक भी बढ़िया काम कर रहा है। सी की पावर तीन पे, सी की पावर तीन को लिख लिया, सी संक्रिया सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह बी आ गया, तो सी बी देखो, सी बी करते ही सी आ गया। अरे यार देखो रिपीट हो गया, ये तो सारे बंदे लाया ही नहीं, सी आया था अच्छा लग रहा था,
पहली पावर तक सब ठीक था, दूसरी पावर पे भी अच्छा आया, तीसरी पावर पे बंदा वापस सी आ गया। इसका मतलब है ए बच गया और डी बच गया, ए और डी नहीं लाया, ए और डी नहीं लाया इसलिए। ठीक है, अब ए का प्रतिलोम है डी, ए का प्रतिलोम डी है, अगर जनक ए है तो फिर ए इनवर्स भी जनक होता है। और इनवर्स कैसे पता चलता है? इनवर्स की परिभाषा क्या है? कोई अवयव किसी और अवयव से संक्रिया करे और ई बनाए तो वह उसका जनक होता है, मतलब सॉरी, वो उसका प्रतिलोम होता है। अगर कोई अवयव ए किसी और अवयव से संक्रिया करे, कोई अवयव किसी और अवयव से संक्रिया करे और तत्समक बनाए तो फिर वो प्रतिलोम होता है। तो देखो तत्समक कौन था? बी था। ए के साथ कौन संक्रिया कर रहा है और बी बना रहा है? स्वभाव है डी। तो ए का प्रतिलोम कौन हुआ? ए का प्रतिलोम कौन हुआ? डी। क्यों डी हुआ? क्योंकि ए और डी आपस में संक्रिया करके तत्समक बना रहे हैं बी, और यहाँ पे बी तत्समक है। ऐसे दिमाग वाले खेल खेलेगा देख पेपर, पेपर ऐसे ई नहीं दिखाएगा आपको कि तत्समक ई बोल दिया, है ना, ऐसा वो काम कभी नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो ऐसे दिमाग को घुमाएगा, ऐसे नहीं कि तत्समक ई लिखा हुआ है तो वो तत्समक है ना, ई तो नाम है। कल नाम बी रखा जा सकता है, कल नाम ए रखा जा सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। गुणों से पहचानो, गुणों से पहचानो, नाम तो कल ही चेंज कर लेगा, है ना। तो गुण तत्सम कौन होता है? तत्समक वो होता है जो बाकी अवयवों से संक्रिया करके उनमें कोई बदलाव नहीं लाता। और इस टेबल में बी वो अवयव है जो किसी अवयव से संक्रिया कर लो वही आ रहा है। देखो, ए से संक्रिया करी ए आ गया, बी से करी बी आ गया, सी से करी सी आ गया, डी से करी डी आ गया, किसी को भी नहीं बदला। जो किसी को नहीं बदलता वो तत्समक होता है, ये तत्समक हो गया। और आप चाहो तो डी पे पावर करके चेक कर सकते हो, डी की हर पावर पे आपको एक एक अवयव मिलता जाएगा, डी की हर पावर पे एक एक अवयव मिलता जाएगा। ये तो घुमाता ही ना, जरूरी भी है ऐसे सवाल। कंपटीशन बढ़ेगा तो चीजें थोड़ी तो कॉम्प्लिकेटेड करेंगी, लेकिन बात वही है अभी भी जनक, है अभी भी जनक, क्योंकि पेपर बनाने वालों की मजबूरी देखो, ज्यादा चीजें हैं नहीं उनके पास, पर उन्हीं चीजों को अलग अलग एंगल से चेंज कर करके पूछते हैं। मान लीजिए एक द्विआधारी संक्रिया है, ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी प्लस वन है, ए बी जी में है, एक समूह है। इसमें व्युत्क्रम बताना है आपको, सी का व्युत्क्रम बनाना है, कोई अवयव सी है उसका व्युत्क्रम बताना है। तो पहले आप तत्समक निकालोगे, है ना, पहले आप इसका तत्समक निकालोगे। और ये क्या हो गया, ई बराबर -1 हो गया, और प्रतिलोम निकालना है और सी का निकालना है। -2 -C। ऑर्डर ऑफ एच 3 है, ऑर्डर ऑफ के 5 है, ऑर्डर ऑफ जी 30 है, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या होगा?
बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश अनिल। देखो, जो एच इंटरसेक्शन के होता है वो दोनों का सबका सब ग्रुप होता है। यहाँ जो भी है इन सबका सब ग्रुप है, इनका सब ग्रुप है एच का, के का तथा जी का। इसका मतलब लांगराज प्रमेय के अनुसार इसकी जो भी कोटि होगी वो सबको काटेगी, इसकी जो भी कोटि होगी वो सबको काटेगी। तो अगर मैं कोटि 2 मानता हूं, एग्जांपल लेते हैं, 2 मानता हूं, तो क्या 2 एच को काटेगी? जवाब है नहीं काटेगी। के को काटेगी? ना, नहीं काटेगी। तो 2 तो नहीं हो सकती। 5 हो सकती है? जवाब है नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सब ग्रुप है, सब ग्रुप की कोटि कभी भी ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं हो सकती। एच की कोटि तो 3 थी, इसकी कोटि 5 कैसे हो सकती है? तो ये कट। इस पे सी पे आ जाते हैं, सी पे ट्राई करते हैं। सी कोटि 3 मान ली, मान लो इसके बराबर हो गई, इससे छोटी होगी, ठीक है, इनसे छोटी होगी। लेकिन क्या 3 5 को काटता है? जवाब है नहीं काटता। तो ये भी कोटि नहीं हो सकती। तो लास्ट बच गया आपका एक। एक सही है, कारण कि सबसे छोटी है, सबको काटती है। ठीक है, कोई भी सब ग्रुप होता है लांगराज प्रमेय के अनुसार उसकी कोटि ग्रुप की कोटियों को काटती है। और एच इंटरसेक्शन के जो होता है वो सबका सब ग्रुप होता है। एच का भी होता है, के का भी होता है, जी का भी होता है, सबका सब ग्रुप होता है, तो सबको काटेगा वो, है ना। कोई बात नहीं। बिल्कुल सारे सही है। सबके सब सही है। ऑल आर ट्रू। गुणन संक्रिया के लिए कौन सा समुच्चय ग्रुप है? एच जी को विभाजित करेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे परिमित नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मरा दिया, फिर एक शब्द खा गए। जवाब है सी, क्योंकि जी जो है वो परिमित के लिए है, यहाँ परिमित नहीं लिखा हुआ। क्योंकि लांगराज प्रमेय जो है वो परिमित के लिए लगती है और यहाँ पे परिमित नहीं कहा गया।
यहाँ परिमित नहीं कहा गया, लांगराज प्रमेय परिमित पे काम करती है, लांगराज प्रमेय परिमित के लिए काम करती है, यहाँ परिमित की चर्चा नहीं हो रही है, इस वजह से सी गलत है। क्योंकि अगर जी परिमित होता है तो ही उसको एच जो है वो जी को काटता है, अगर जी परिमित ही नहीं है तो कैसे काटेगा। तो मामला इतनी छोटी सी बात से, एक शब्द कम पढ़ने से गड़बड़ हो जाता है, सावधान। कितना छोटी सी बात है ना, तो ही मरवा देती है ना, छोटी सी बात है लेकिन तो ही गड़बड़ कर देती है। गुणन संक्रिया के लिए कौन सा समुच्चय ग्रुप है? बी, बी सही है। गुणा के लिए आर जीरो जो है, जीरो को छोड़ दो क्योंकि जीरो का प्रतिलोम नहीं मिलेगा, तो आर जीरो जो है वो अशून्य वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो गुणा के लिए एक बस सी सही है, क्योंकि H1 संक्रिया H2 उपग्रुप होगा, गारंटी नहीं है, इसकी भी गारंटी नहीं है और इसकी भी गारंटी नहीं है, सिर्फ इंटरसेक्शन की गारंटी है। H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप जी का एक उपग्रुप होगा, इंटरसेक्शन की गारंटी हमेशा रहती है। ये भी हाल फिलहाल में रिपीट हो गया लगता है। क्या है? तत्समक अवयव है, ये निकाल चुके अपन, -1 है, -1 है, रिपीट हो गया ना। जी की कोटि 13 हो तो, अगर जी कोई ग्रुप है और उसकी कोटि 13 हो तो अबेलियन और चक्रीय दोनों होगा। क्योंकि 13 कोटि मतलब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और जो भी अभाज्य कोटि का होता है वो चक्रीय होता है, और हर चक्रीय अबेलियन होता है। इसका एक उपसमूह होगा, बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन, इसका उपसमूह कौन होगा? ग्रुप थ्योरी में जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करोगे मुश्किल हो जाएगी भाई। विनीता, गजेंद्र, सुधीर, क्वेश्चन ने पूछा है इसका उपसमूह कौन होगा। तो पहली बात तो सोचो कि इस ग्रुप में 3 अवयव है, इस ग्रुप का ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब है इसका उपसमूह जो होगा वो या तो एक ऑर्डर का होगा और या फिर 3 का होगा, 2 का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 3 को नहीं काटता,
2 3 को नहीं काटता, इसलिए इसका कोई भी उपसमूह 2 का तो हो ही नहीं सकता। तो 2 वाले तो आंसर में कट गए, 2 वाले तो यूं ही कट गए लांगराज प्रमेय से। और ये वाला होता ही है, ये वाला तो ई वाला होता ही है, एक तो खुद होता है, एक ई वाला होता है। तो इसके 2 ई बनेंगे, एक तो 1 वाला और एक ये खुद बनेगा। जल्दबाजी मत किया करो, क्योंकि 3 कोटि का है ना, तो 3 कोटि का, तो लांगराज प्रमेय के हिसाब से 2 कोटि का उपसमूह हो ही नहीं सकता। तो यार 1 कोटि का होगा या 3 कोटि का होगा। हाँ क्लोज नहीं है वो तो है ही, लेकिन लांगराज प्रमेय लग गई ना यहाँ पे, वो जरूरत ही नहीं पड़ी आपको क्लोज। आप तो जनक बताने लग गए, आप लोग इसके जनक बताने लग गए। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके जनक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस चक्रीय ग्रुप के जनक है। जनक याद आ गए, चलो कोई नहीं, फाइनली डन हो गए 130। अब हाँ, अब तो समझ में आ ही जाता है, फिर तो ग्रुप थ्योरी में समझ बहुत जल्दी आ जाती है। एक बार गलत होने के बाद में आत्मा समझ में आ जाता है, लेकिन एक बार गलत होने के बाद आता है, बस यही बुरा है। ग्रुप पहले पूरा हो जाए, फिर उसके बाद टेस्ट आएंगे। अभी 70 क्वेश्चन और टारगेट है मेरा, 130 तो हो गए, 70 और है, जो कल के दिन में कल 70 और करेंगे, और कल 200 तक पहुंचा के इसको फिर डन करेंगे। उसके बाद आपको टेस्ट मिल जाएंगे। हाँ वो देखो, अभी सोचो, अगर अगर फर्स्ट टाइम में इजी लग रही है ना, तो जब आप दोहराओगे, है ना, 2 बार 3 बार जब दोहराओगे तो बहुत इजी हो जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम इजी लग रही है तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हाँ सर आपने बढ़िया पढ़ाया। क्योंकि पहली बार में इजी लग रही है तो फिर मैंने अच्छा पढ़ाया, क्योंकि पहली बार तो ऑब्वियसली बात है, चीजें बहुत मुश्किल होती है, और ग्रुप थ्योरी तो बहुत मुश्किल है। ग्रुप थ्योरी तो सही में बहुत मुश्किल है, फर्स्ट टाइम के लिए तो खतरनाक है। लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम कह रहे हो तो आप मेरी तारीफ कर रहे हो, उसके लिए शुक्रिया आप लोगों का, कि फर्स्ट टाइम में आपको ये अच्छी लगी, है ना। नहीं, नॉर्मली फर्स्ट टाइम में अच्छी नहीं लगती, फर्स्ट टाइम में आपको इतनी अच्छी लगी, और मोटा मोटी आप आंसर दे ही पा रहे हैं, है ना। जब हमने शुरू किया था तब तो बहुत परेशानी थी, किसी को जनक नहीं समझ में आ रहा था, किसी को तत्समक नहीं समझ में आ रहा था। शुरुआत के दिन याद करिए जब हमने ग्रुप को खोला था, और याद रखिए सबसे पहली बात तो हमने ग्रुप को स्टार्ट में किया है, सबसे पहले ग्रुप को किया है। नॉर्मली लोग जब ग्रुप करवाते हैं वो एकदम लास्ट में करवाते हैं, ऐसे टाइम पे करवाते हैं जब बच्चा शिकायत कर ही ना सके, है ना। ग्रुप को हमने शुरुआत में स्टार्ट की है, डे 1 पे स्टार्ट की है। नॉर्मली जो ऐसे जो भारी टॉपिक होते हैं ना, जो नहीं पचने वाले होते हैं, जो बच्चों में अपच पैदा करते हैं, उन टॉपिकों को कोचिंग वाले हमेशा लास्ट में रखते हैं, और फटाफट निपटा के निकलने की कोशिश करते हैं कि लास्ट में रखेंगे तब शिकायत करने की जगह ही नहीं बचेगी। और बच्चा भी फिर लास्ट में क्या होता है, ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, वो भी ये चाहता है कि जल्दी से बस करवा दो कोर्स और मुझे मेरे घर जाने दो। उसे लगता है यहाँ जब तक कोर्स चलता रहेगा मैं बंधा रहूंगा, तो जल्दी से कोर्स कर दो, किताबें कुतुबें दे दो, मुझे घर भेज दो। तो उस समय वो टॉपिक करवाए जाते हैं, हमने स्टार्ट में किया है, इसलिए क्योंकि ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए इसको शुरुआत में करेंगे तो आप लोग जो है उसको दोहरा पाओगे, टाइम मिलेगा आपको इसको दोहराने के लिए। हाँ नहीं, मजाक कर रहा हूँ वैसे, तारीफ कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखो मेहनत की है इसके अंदर, बहुत मेहनत लगी है। आप देख सकते हो आज से 26-27 लेक्चर हो गए, 26-27 लेक्चर। अभी हमारा कोई एक स्टूडेंट है यहाँ पे जो जयपुर से आया हुआ है, जयपुर में जो बड़ी वाली कोचिंग है वहां से आया हुआ है। तो वो मुझे बता रहा था कि सर हमारे वहाँ 2 घंटे क्लास लगती है, हमारे यहाँ सिर्फ 2 घंटे क्लास लगती है, और 2 घंटे क्लास में डेली 2 घंटे क्लास होगी, और 6 महीने में वो पूरा कोर्स करवा देंगे 2 घंटे। जबकि मैं आपकी 2 2 4 और 6 घंटे लगभग लोग पूरे दिन में क्लास लेता हूँ, 6 घंटे, है ना। और सोचो, कोर्स भी मैं वही कराऊंगा, लेकिन मैं 3 गुना ज्यादा कोर्स आपको कराऊंगा, मैं 3 गुना ज्यादा कराऊंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस 3 क्लास लेने का फायदा क्या है, मैं 2 घंटे अगर मेरे उनके बराबर हो जाते तो बच्चे हुए 4 घंटे में प्रैक्टिस ज्यादा करवाता हूँ, आपको ज्यादा सवाल करवा पाता हूँ, है ना। तो बहुत फर्क पड़ेगा आप लोगों को जब आप आगे जाके देखेंगे, जब आगे मुड़ के देखेंगे। कल परसों वो कह रहा था कोई, एक गाइडेंस क्लास में कह रहा था कि सर बच्चे ये कहते हैं कि आप पढ़ चाहे कहीं भी आओ, कंपटीशन तो आपका इसी कोचिंग के बच्चों के साथ होगा। तो थोड़ा सा समय दो, बात करेंगे, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा टाइम निकल जाने दो, फिर बात करेंगे कि कौन सी कोचिंग वाले हैं, कौन से किसका है और कौन का बचता है। आओ कंपेयर कर लेना, खुला टेस्ट करवा देंगे, आ जाओ ट्राई कर लो।
है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह, फिर से दोबारा आगे पढ़ेंगे इसको, 70 क्वेश्चन और करेंगे ताकि 200 हो जाए।